आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद में हम शुरू करने जा रहे हैं लॉर्ड सभा। ब्रिटिश संसद का जो अर्थ है वो सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा है। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लॉर्ड सभा जो है वो इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो सदस्यता का प्रमुख आधार है वो वंशागत है। यानी कि जो लॉर्ड सभा है उसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते, वो वंशानुगत होते। एक व्यक्ति के बाद उसका बेटा उसकी सदस्यता प्राप्त कर लेता है। लॉर्ड सभा की जो रचना है वो निश्चित नहीं है। जैसे लॉर्ड सभा की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्रियों, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति और उच्च कोटि के न्यायवेताओं, साहित्य, विज्ञान, कला में जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को ही सामान्यतः प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद लॉर्ड सभा में केवल 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये सदस्य हैं, जैसे जो लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट करता है। ब्रिटेन में 2005 में एक संवैधानिक सुधार कानून आया। उसके अनुसार लॉर्ड सभा में 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहला है आध्यात्मिक लॉर्ड। आध्यात्मिक लॉर्ड की संख्या 26 है और ये निश्चित है। इनमें एक कैंटरबरी का आर्क बिशप, एक यॉर्क का आर्क बिशप, एक लंदन का आर्क बिशप, एक डरहम का बिशप और एक वेंट वेस्टर का बिशप आवश्यक सम्मिलित किए जाते हैं। शेष 21 इंग्लैंड के चर्चों में वरिष्ठ बिशप होते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्यागने से किसी धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त हो जाता है तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। आध्यात्मिक लॉर्ड से मतलब है कि जो चर्च के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। दूसरी तरह के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं वंशानुगत या पैतृक पीयर्स। दिसंबर 1909 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशानुगत पीयर्स की 3 श्रेणियां होती है। अब ये जो 3 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी होती है? दलीय साथी पीयर्स से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, यानी दल में से कुछ पीयर्स को निर्वाचित किए जाएंगे। पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिसको पूरा सदन जो है वो निर्वाचित करता है। राजघराने के सदस्य के रूप में ये सदस्य वर्तमान में 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 16 पदाधिकारी सदस्य हैं। 16 पदाधिकारी सदस्य हैं। तीसरी जो संख्या होती है वो है आजीवन लॉर्ड्स की। आजीवन लॉर्ड्स का मतलब है 1958 के आजीवन पीयर्स एक्ट ने जो वहाँ की सम्राट था को
प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयर्स नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की। एक्ट में आजीवन पीयर्स की संख्या निश्चित नहीं की गई। जो सम्राट है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के जो प्रतिष्ठित और अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पीयर्स नियुक्त कर सकता है। वर्तमान में इन पीयर्स की संख्या 561 है, जिनमें से 121 महिलाएं हैं। यानी कि आजीवन पीयर्स जो एक्ट आया 1958 में, उसके अनुसार जो संसद में है पुरुषों के साथ साथ महिला भी होंगी। कुछ लोकसभा के जो 3 तरह के सदस्य होते हैं, जैसे आध्यात्मिक लॉर्ड, वंशानुगत या पैतृक पीयर्स या आजीवन पीयर्स, इन सदस्यों को क्या विशेष अधिकार है? एक तो ये विशेष अधिकार है इन सदस्यों को कि ये लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं उनको भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कि वो संसद में प्रत्येक व्यक्ति अपना भाषण दे सकता है और उनके द्वारा जो संसद में कोई भी बात कही जाती है उसके आधार पर उन सदस्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। दूसरा, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषय पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि वो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से किससे मिल सकते हैं? सम्राट से, और किसी भी विषय पर वो चर्चा कर सकते हैं। उनको 2 तरह के विशेष अधिकार लोकसभा के सदस्यों को होते हैं कि सम्राट से मिल सकते हैं और एक संसद में अपना भाषण दे सकते हैं। लोकसभा का स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए वहाँ पे एक क्या व्यवस्था की गई है? अध्यक्ष की या स्पीकर की। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो मनोनीत नहीं है, वो निर्वाचित होता है। किसमें से निर्वाचित होगा? लोकसभा से। और जो लोकसभा है उसमें अनुशासन बनाए रखना और नियंत्रित करने का अधिकार किसको होगा? स्पीकर को होगा। वो जो लोकसभा की बैठकें हैं वो मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को होती है। कभी कभी सोमवार को भी इसकी बैठकें होती हैं। बैठकें जो है वो साधारणतः 1-2 घंटे तक चलती रहती है और इसमें भी उपस्थिति कम ही रहती है। बैठक की जो गणपूर्ति है वो 3 सदस्यों की उपस्थिति से होती है, परंतु किसी विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा का गठन है उसके बाद लोकसभा के पास क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या काम करती है। लोकसभा की जो पहली शक्तियां हैं वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब है कानून बनाने से संबंधित। जैसे वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटेन की जो संसद है उसके किसी भी सदन में जा सकता है। लोक सदन में भी जा सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। अनेक अवसरों पर जो अवित्तीय विधेयक होते हैं वो लोकसभा में पहले रखे जाते हैं, किंतु विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोक सदन को प्राप्त है। लोकसभा अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। यदि लोकसभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को लोक सदन दोबारा पारित कर दे और इस बीच 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो तो वह विधेयक राज्य की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लोकसभा ने उसे स्वीकार किया हो या न किया हो। यानी कानून बनाने के संबंध में लोकसभा के पास कोई विधेयक आता है तो लोकसभा उसको 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। जब लोकसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया और लोक सदन ने उसे पारित कर दिया और राज्य की साइन हो गया, इस दौरान 1 वर्ष का समय अगर निकल गया तो वो कानून बन जाएगा। दूसरी, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति लोक सदन की तुलना में बहुत कमज़ोर है या हम कह सकते हैं निर्बल है, क्योंकि वित्तीय विधेयक न तो लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और न ही लोकसभा उस पर विचार करती है।
लोकसभा विचार करने की प्रक्रिया में उन्हें अनिश्चित काल तक रोके रख सकती है। ये वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोके रखने का कार्य कर सकती है। वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार करना लोक सदन के विवेक पर निर्भर करता है। यानी वित्त विधेयक सबसे पहले किस में जाएगा? लोक सदन में। लोक सदन जब उसको पारित कर देगा तो ये लोकसभा में आएगा। लोकसभा इसको 1 महीने के लिए रोक सकती है, ये अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को मानना या न मानना किस पर निर्भर है? लोक सदन पर। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लगभग 4 सदस्य लोकसभा में से लिए जाते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, आवश्यक रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लोक सदन की भांति ही लोकसभा को भी अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सके। वह शासन की नीतियों तथा कार्यों का खुलकर वाद विवाद तथा आलोचना भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है। लोकसभा के अनेक सदस्य विभिन्न व्यवसायों में दक्ष और विधि विशेषज्ञ होते हैं तथा इस सभा के पास समय का अभाव भी नहीं होता। इसलिए लोकसभा लोक सदन की तुलना में ये कार्य अधिक अच्छी प्रकार से कर सकती है। इस प्रकार लोकसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पद से हटाने का कार्य लोक सदन के द्वारा ही किया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा नहीं। यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, विभिन्न विभागों में समन्वय कर सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल को भंग करने का कार्य है तो वो लोकसभा नहीं कर सकती, वो लोक सदन ही करेगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अनुभवी होते हैं, उनको दक्षता होती है, तो वो जो कार्यपालिका के सदस्य हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं। न्यायिक शक्तियां। लोकसभा जब अपील के न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है, तब उसके सदस्य कार्रवाई में भाग नहीं लेते, वरन उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, जिसे संसद कानून द्वारा ही बदल सकती है। इसमें कोई न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि उसके जो 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं वो एक समिति के माध्यम से, न्याय समिति के माध्यम से कार्य करते हैं और लोकसभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। संसद जो इस कानून को नहीं बदल सकती। अब हम देखते हैं कि जब लोकसभा के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका पे नियंत्रण और न्यायिक शक्ति, फिर भी लोकसभा की आलोचना की जाती है। तो लोकसभा की आलोचना किन आधार पे होती है? तो हम देखते हैं अलोकतांत्रिक संस्था। लोकसभा अलोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने होते हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? वंशानुगत। निहित स्वार्थों का दुर्ग। जो लोकसभा है वो स्वार्थों पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र को अभी भी बनाए रखने के लिए उन्होंने वंशानुगत कर रखी है इसकी सदस्यता संख्या, इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं वो वहाँ पे। दोषपूर्ण प्रक्रिया। ये दोषपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसमें साधारण कानून को तो 1 वर्ष के लिए और जो वित्तीय कानून है उसको 1 महीने के लिए रोके रख सकती है, और लोक सदन जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, लॉर्ड सदन नहीं। विधायी और कार्यकारी शक्ति की निरर्थकता। यानी कि वही कानून बनाने के लिए 1 साल
के लिए ये रोक सकती है। तो लोकसभा का जो है ये महत्व कम है, लोक सदन का ज़्यादा है। द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगी, यानी कि ब्रिटेन में जब 2 सदन हैं तो लोकसभा जो है एक सदन से काम चल सकता है, तो दूसरे सदन की वहाँ क्या आवश्यकता है। तो लोकसभा है उसकी आलोचना जैसे अलोकतांत्रिक संस्था, निहित स्वार्थ का दुर्ग, दोषपूर्ण प्रक्रिया, विधायी और कार्यकारिणी शक्ति की निरर्थकता, द्वितीय सदन के रूप में लोकसभा अनुपयोगिता, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। फिर भी हम देखते हैं कि लोकसभा की ब्रिटेन में क्या उपयोगिता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या उपयोगिता है कि ये संस्था आज भी बनी हुई है। पहला, लोकसभा की उपयोगिता में लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, यानी कि जो पहला सदन है वो स्वेच्छापूर्ण कार्य न करे, उस पर नियंत्रण रखने के लिए लोक सदन जरूरी है। दूसरा, हम देखते हैं कि लोक सदन द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार। कई बार क्या होता है कि लोक सदन जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित कर दिया तो उस पर दोबारा से पुनः विचार करने के लिए लोक सदन की आवश्यकता होती है। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, संस्था और योग्यता का भंडार। हम देखते हैं कि जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता उन्हें इस संस्था में प्रतिनिधित्व मिल जाता है और इसमें अधिकतर अनुभवी और योग्यताधारी या दक्ष व्यक्ति होते हैं। व्यवस्थापन कार्य में सहायक। हम देखते हैं कि कई बार जो लोक सदन है वो कानून की मोटी रूपरेखा बना देता है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। तो लोकसभा के सदस्य जो बारीकी से कानूनों का निर्माण करते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है, वो दक्ष होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो व्यवस्थापन का कार्य लोक सदन से किसके पास आ जाता है? लोक सदन के पास आ जाता है और वो उसको अच्छे तरीके से करती हैं। इसलिए लोक सभा की उपयोगिता है। जनमत को प्रभावित करने का साधन। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनमत को प्रभावित करते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कानून का निर्माण कर रहे हैं और जनता की जो निगाहें हैं ब्रिटेन में वो इसी संस्था के प्रति रहती है। ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल, क्योंकि ब्रिटिश जाति के जो लोग हैं वो स्वभाव से परंपरावादी है, वो किसी संस्था को एकदम से बदलना नहीं चाहते, वो उसको बनाए रखना चाहते। इसलिए जो लोकसभा है वो परंपरा का एक प्रतीक है। फिर भी लोकसभा की आलोचना और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है और समय समय में ब्रिटेन वासी इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।